सोनू चिड़े का दूसरे जंगल में ट्रांसफर हो गया था, इसीलिए उसे 2 दिन के लिए दूसरे जंगल में काम के लिए जाना था। यार मीनू चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना, उल्लू सेठ मुझे सुकून से काम करने देता ही कहाँ है। अब देख लो, उसने मुझे 2 दिन के लिए दूसरे जंगल जाने को कहा है। हाँ सुनो चिड़े, ये तो काम है, काम के लिए तो आपको दूसरे जंगल जाना ही पड़ेगा। हाँ वही तो, पर मीनू चिड़िया तुम ज्यादा परेशान ना होना, मैं आ जाऊंगा 2 दिन के बाद। ठीक है सुनो चिड़े, आप ध्यान से जाना और भोजन समय पर खा लेना। चलो ठीक है, बच्चों का ध्यान रखना, मैं आता हूँ फिर। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को 2 दिन के लिए छोड़कर सोनू चिड़ा दूसरे जंगल काम करने चला जाता है। चलो भाई, सोनू चिड़े तो दूसरे जंगल 2 दिन के लिए चले गए। अब घर की, बाहर की और अंदर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, मुझे ही संभालना होगा अब सब। मम्मा आप चिंता न करो, मैं हूँ ना, मैं करूँगा आपकी मदद। मानो चिड़े, अभी तो तुम खुद इतने छोटे हो, तुम क्या करोगे मेरी मदद। तोते जी, कल से आपको बोले जा रही हूँ, दूसरे जंगल से जाकर सामान लेकर आ जाएं, घर में कुछ नहीं है पकाने को। अच्छा बाबा ठीक है भाई, आज मैं चला जाता हूँ दूसरे जंगल और ले आता हूँ सारा सामान। जो मैंने बोला है वही लेकर आना, अपनी तरफ से कोई फालतू चीज नहीं आनी चाहिए घर में। तोता भी फिर अपने घर का पूरे महीने का सामान लेने दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। दोपहर होने को थी, उड़ता उड़ता तोता आखिरकार दूसरे जंगल पहुंच ही जाता है। चलो भाई, दूसरे जंगल तो पहुंच गया, जल्दी से सारा सामान लेता हूँ और घर की तरफ जाता हूँ। तोता सामान लेने आगे जा ही रहा था, पर वे एक जगह पर आकर रुक जाता है और वे जो सामने देखता है वो देखकर तो तोता बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, ये सामने क्या हो रहा है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे नहीं नहीं, ये सपना नहीं, ये तो हकीकत है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या करूं, ये बात मीनू चिड़िया को बताऊं कि नहीं, बतानी तो पड़ेगी। एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया को फोन करके यहीं पर बुला लेता हूँ। तोता जल्दी से पास वाले पीसीओ में आ जाता है और मीनू चिड़िया को कॉल करता है। हाँ मीनू चिड़िया, मेरी बात सुनो, तुम अभी कहाँ हो। तोते, मैं तो अभी घर पर हूँ, पर हुआ क्या है। तुम घर पर हो, अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम जल्दी से पड़ोस वाले जंगल में आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। अरे पर हुआ क्या है तोते, ये तो बताओ। मैं बता नहीं सकता मीनू चिड़िया, तुम आ जाओ ना यहाँ पर और खुद आकर देख लो कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। अच्छा मैं आ रही हूँ, पर तोते दूसरे जंगल में किस जगह पर आऊँ, तुम ये तो बताओ। हाँ, दूसरे जंगल में जो बड़ी नदी है, तुम वहीं पर आ जाओ, हम वहीं मिलते हैं। तोते के इस फोन की वजह से तो मीनू चिड़िया काफी परेशान हो जाती है। पता नहीं क्या हुआ होगा दूसरे जंगल में, जल्दी से जाकर देखती हूँ। अपने घर को ताला लगाकर मीनू चिड़िया भागी भागी दूसरे जंगल चली जाती है। उधर तोता भी नदी के पास बैठा मीनू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। पता नहीं जब मीनू चिड़िया वे सब देखेगी तो क्या होगा, बस जल्दी से मीनू चिड़िया आ जाए। तभी वहाँ पर भागी भागी मीनू चिड़िया आ जाती है। तोते, मैं आ गई, बताओ क्या हुआ है। अरे मीनू चिड़िया, आराम से चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तोता मीनू चिड़िया को लेकर उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने कुछ देखा था। मीनू चिड़िया, वो देखो सामने नीचे, वो सब क्या हो रहा है। मीनू चिड़िया जब सामने देखती है तो वो भी ये सब देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने तो सोनू चिड़ा मंडप में बैठा दूसरी शादी कर रहा था। हाय दे, ये तो सोनू चिड़े हैं, पर ये मंडप में क्या कर रहे हैं। मीनू चिड़िया, ये तो जाकर ही पता लगेगा, चलो जाकर पूछते हैं। तोता और मीनू चिड़िया फौरन से उस मंडप के पास चले जाते हैं। सोनू चिड़े, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, मेरे होते हुए आप दूसरी शादी कर रहे हैं। छी सोनू चिड़े, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, पर अंदर से तो तुम बहुत चालाक निकले। अरे भाई, कौन हो तुम दोनों, मैं नहीं जानता तुम दोनों को। अच्छा, तो अब आपने आवाज भी बदल ली। सोनू चिड़े शर्म करें, पकड़े जाने पर भी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई दुल्हे राजा, कौन है ये दोनों, आप जानते हो इन्हें। नहीं अंकल जी, माँ कसम, मैं नहीं जानता इन दोनों को, पता नहीं कौन है। रुके मैं बताती हूँ कि हम कौन हैं। अंकल जी, आपकी बेटी की शादी जिससे हो रही है, आपको पता भी है कि ये कौन है। ये मेरे पति हैं और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं।
हाँ अंकल जी, ये सोनू चेड़ा आपसे झूठ बोल रहा है और आपकी बेटी से दूसरी शादी कर रहा है, क्योंकि पहली शादी तो इसने मीनू चिड़िया से की है। अरे भाई कौन हो तुम दोनों, क्यों मेरी शादी खराब कर रहे हो? बस बस सोनू चिड़े, आप अपनी आवाज जितनी भी बदल लें पर आप मुझसे बच नहीं सकते। अजी, ये आपने हमारी बेटी के लिए कैसा लड़का ढूंढा? ये तो पहले से ही शादीशुदा है। मुझे पता नहीं था ये लड़का इतना बड़ा धोखेबाज है। बस अब ये शादी नहीं हो सकती, चलो यहाँ से। लड़की वाले शादी तोड़कर उसी समय वहाँ से चले जाते हैं। अरे रे, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? कितनी मुश्किलों से मेरी शादी पक्की हुई थी, तुम दोनों ने 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। सोनू चिड़ी, क्या हो गया आपको? अब तो सबको सब पता लग गया, अब तो सच बोल दें। अरे क्या सच बोल दूं? हाँ, क्या सच बोल दूं? और ये बताओ, ये सोनू चिड़ा कौन है जो बार बार सोनू चिड़ा बोल रही हो? अरे तुम हो सोनू चिड़े, और कौन है? सोनू चिड़े, बस बहुत हो गया, अपना ये नाटक बंद करो, कहीं ऐसा ना हो मुझे डंडा लाना पड़े। तोता और मीनू चिड़िया उससे डांटे ही जा रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर सचमुच का सोनू चिड़ा आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? दो सोनू चिड़े, अरे बाप रे, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। सोनू चिड़े, अगर आप ये हैं तो ये दूसरा वाला कौन है? अपने हमशक्ल को देखकर सोनू चिड़ा भी काफी हैरान रह जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो हूबहू मेरी ही तरह नजर आ रहा है। अरे भाई, तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? अरे तुम सब कौन हो भाई? तुम सब की वजह से मेरी शादी टूट गई, छोड़ूंगा नहीं किसी को। मीनू चिड़िया और तोते को सारा कुछ समझ में आ गया था कि ये सोनू चिड़ा नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है। अरे कोई मुझे भी बताए ना, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मीनू चिड़िया फिर सोनू चिड़े को सारी की सारी बात बताती है। अरे बाप रे बाप, मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई। कितनी मुश्किलों से मेरा रिश्ता लगा था, हाय रे, अब मेरा क्या होगा? मुझसे कौन शादी करेगा? बेचारा वे चिड़ा तो मोटे मोटे आंसुओं से रो रहा था। चिड़े भाई, हमें माफ कर दें, ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है, हमने जानबूझकर नहीं किया। अरे पर तुम्हारी गलतफहमी की वजह से मेरी तो शादी टूट गई ना, अब मुझसे शादी कौन करेगा? हम करवाएंगे आपकी शादी, आप चिंता न करें, हम लड़की वालों के पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे। हाँ चिड़े भाई, हम उन्हें सब बताएंगे, देखना वे हमारी बात समझ जाएंगे। ये बात सुनकर चिड़ा खुश हो जाता है और उन्हें माफ कर देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रानी, जाकर देखो, कोई आया है दरवाजे पर। रानी कौवी दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर तो एक कौवी आई हुई थी। हाँ बोलो कौवी बहन, किसका काम है? वे कौवी तो बिना कुछ बोले ही घर के अंदर घुस जाती है। अरे अरे, कहाँ घुसी आ रही हो घर के अंदर? तुम्हें किससे काम है? कौवी जी आराम से, क्या हुआ है? आप इतनी क्यों घबराई हुई हो? कौवे भाई, कुछ चोर उल्लू मेरे पीछे पड़ गए, वो मुझसे मेरा ये सोने का बैग छीनना चाहते हैं। क्या ये सोने का बैग है? हाँ, ये सोने से बना हुआ बैग है, ये मेरे पति ने दिया था। मेरे पति बहुत अमीर थे पर दुश्मनों ने उन्हें भी मार दिया। उनके जाने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा गरीब हो गई। कौवे भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी छोटी सी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैपर की कॉल भी आई थी मेरे पास। वो कहते हैं मैं उन्हें 50,000 रुपए दूंगी, तब जाकर वो मेरी बेटी को छोड़ेंगे। मेरे पति होते तो मैं कब का अपनी बेटी को छुड़वा लेती, पर अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। मैं कैसे अपनी बेटी को छुड़वाऊंगी? अरे बाप रे, कौवी बहन, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप बुरा न मानो कौवे भाई, तो आप मेरी मदद कर सकते हो। आप मुझे 50,000 रुपए दे दो ताकि मैं अपनी बेटी को उन किडनैपर के हाथों से छुड़वा लूं। बदले में आप मेरा ये सोने का बैग रख लो। कुछ दिन बाद आकर मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी और अपना ये बैग मैं ले जाऊंगी। कौवी की बात सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। रानी, कबर्ड से पैसे लेकर आओ और कौवी बहन को दे दो, बेचारी बहुत परेशान है। रानी कौवी फिर पूरे 50,000 रुपए लाकर उस कौवी को दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कौवी जी। मेरा ये सोने का बैग आप संभाल कर रखना,
मेरे पति की आखिरी निशानी है। कुछ दिन बाद आकर मैं ये बैग वापस ले जाऊंगी। पैसे मिलते ही वे कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू जी ये आपने क्या किया? पूरे 50,000 रुपए ऐसे ही कवि को दे दिए। ना उसके घर का अता ना पता, तो आपने ऐसे ही पैसे उसे क्यों दे दिए? तुम देख नहीं रही, वो हमें लाखों का बैग देकर चली गई और तुम सिर्फ 50,000 रुपए की बात कर रही हो। और उसने कहा है ना, कुछ दिन बाद आकर वे पैसे वापस कर देगी और अपना ये बैग ले जाएगी। हाँ ये भी है, पर कालू जी ये सोने का बैग कितना अच्छा लग रहा है। मैं जंगल में सबको दिखाऊंगी, सबको कहूंगी कि ये मेरे कालू जी ने दिलाया है। देखना, सब ये देखकर बहुत जल जाएंगी। तुम पागल तो नहीं हो रानी? तुमने सुना नहीं था क्या वे कौवी क्या कह रही थी? इस सोने के बैग के पीछे चोर उल्लू लगे हुए हैं। इसे बाहर लेकर बिल्कुल ना जाना। अगर ये चोरी हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं उस कवि को क्या जवाब दूंगा? अच्छा बाबा, नहीं ले जाती, आप परेशान तो ना हो। फिर 2 दिन बीत जाते हैं, पर वे कौवी तो अभी तक कालू कौवे के पैसे लेकर नहीं आई थी। उन दोनों को भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके पास उस कवि का लाखों का बैग था। अरे मीनू चिड़िया, यार मीनू चिड़िया, तुम मानोगी नहीं, जब से तुम हमारा जंगल छोड़कर गई हो, हमारा जंगल तो सूना सूना हो गया है। तुम क्यों चली गई दूसरे जंगल? आ जाओ ना वापस हमारे जंगल में। कालू कौवे, मैं क्या करूं? मेरा सारा काम यहाँ पर है, मैं वापस नहीं आ सकती वहाँ पर। पर ये बताओ, जंगल के सब पक्षी कैसे हैं और रानी कौवी कैसी है? मीनू चिड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? और अब तो तुम मिलने भी नहीं आती हमसे। आऊंगी रानी कौवी, मैं जल्दी आऊंगी। बस फिर इसी तरह पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है, पर उस कवि का तो अभी तक कोई अता पता नहीं था। कालू जी, वे कवि कहाँ रह गई? कहीं ऐसा तो नहीं वे कवि हमारे 50,000 रुपए लेकर भाग गई हो? कहाँ भागेगी वो हमारे पैसे लेकर? हमारे थोड़े से पैसों के लिए वो अपना लाखों का बैग नहीं छोड़ेगी। देखना, वे जल्दी आएगी हमारे पैसे देने। कालू कौवा और रानी कौवी तो इसी इंतजार में थे कि कब वे कौवी उनके पैसे वापस करने आए। बस फिर अब पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं, पर वे कौवी तो अभी तक उनके पैसे लौटाने नहीं आई थी। कालू जी, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, वे कभी वापस आने वाली नहीं है। मतलब अब ये बैग हमारा हो गया। हाँ रानी, तुम ठीक कहती हो, वे कभी अब वापस नहीं आएगी। ये बैग हमारा हो गया, मैं इस बैग को बेच दूंगा, हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। थोड़ी देर में कालू कौवा उल्लू सेठ को बुलाकर लाता है। उल्लू सेठ, आपका तो बड़ा सोने का व्यापार है, मैं अपना ये सोने का बैग आपको बेचना चाहता हूँ। उल्लू सेठ बड़े गौर से उस बैग को देखने लगता है। बताएं उल्लू सेठ, कितने लाख रुपए देंगे आप मुझे इस बैग के? लाख रुपए तो नहीं, बल्कि 2 लाख दूंगा तुम्हें कालू कौवे। मुझे पागल समझा है तुमने? ये बैग कोई सोने का नहीं, इसका तो मैं तुम्हें 1 रुपए भी ना दूं। इतना कहकर उल्लू सेठ वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी आपने सुना ना, उल्लू सेठ ने क्या कहा? ये बैग नकली है, कोई सोने वोने का नहीं। हाय रे, उस कवि ने धोखा दिया हमें, हमारे 50,000 रुपए लूट कर भाग गई। मुझे तो उसी समय लग रहा था वे कवि झूठ बोल रही है, पर कालू जी आपने ये क्या कर दिया? हमारे 50,000 रुपए लूट लिए उसने। एक बार वे कवि हाथ लग जाए उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी मेहनत के पैसे लूटे हैं उसने। कालू कौवा और रानी कौवी बहुत परेशान थे, उनका तो इतना बड़ा नुकसान हो गया था। हाँ बोलो मीनू चिड़िया। कालू कवि, याद है ना, आज तुम्हें रानी कवि को लेकर मेरे घर पर आना है, मजे मजे के भोजन बना रही हूँ मैं। हाँ मीनू चिड़िया, याद है, मैं और रानी आते हैं थोड़ी देर में। कालू कवि 2 मिनट रुकना, दरवाजे पर कोई आया है, मैं बात करती हूँ तुमसे। मीनू चिड़िया के घर भी वही फ्रॉड कौवी आई थी, जिसने कालू कौवे को 50,000 रुपए का चूना लगाया था। चलो कालू कवि, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरे घर में एक अमीर कौवी आई है, जिसके पास सोने का बैग है। ये बोलकर मीनू चिड़िया फोन रख देती है और उस कौवी से बातों में लग जाती है। रानी तुमने सुना ना, मीनू चिड़िया के घर पर एक कौवी आई है, जिसके पास सोने का बैग है। जरूर वो वही कौवी होगी जिसने हमें चूना लगाया। आज नहीं छोड़ूंगा, आज तो उसकी खैर नहीं। भागा भागा कालू कौवा दूसरे जंगल मीनू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन,
जब तक मेरा ये सोने का बैग रख लो, पर मुझे पैसे दे दो। अगर मुझे पैसे ना मिले तो मेरी बेटी को वो पक्षी मार डालेंगे। मार तो मैं डालूंगा तुम्हें अब, धोखेबाज कौवी। आप यहाँ पर। कालू कौवे को देखकर तो उस कौवी के पसीने छूटने लग जाते हैं। इंस्पेक्टर जी, पकड़ ले इसे। ये वही धोखेबाज कौवी है जिसने धोखे से मेरे 50,000 रुपए लूट लिए। और इसकी चालाकी तो देखो, अब ये मीनू चिड़िया को भी लूटने आ गई। कालू कौवे, हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है। अच्छा, तो अब ये धोखेबाज कौवी मुझे लूटने आई है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। करोगी तो तब ना, जब बाहर आओगी। चलो, तो मैं थोड़ी हवालात की हवा खिलाता हूँ। इंस्पेक्टर कबूतर उस कौवी को लाकर बंद कर देता है और इस तरह उस कौवी को अपने बुरे कामों की सजा मिलती है। कुछ दिन पहले ही मीनू चिड़िया उस जंगल में नई नई आई थी। उसने जंगल में अपना कपास का बड़ा खेत खरीद लिया था। वाह, ये जंगल कितना बड़ा और कितना सुंदर है। बस जंगल में मेरा कपास का काम चल जाए तो मैं जंगल में आराम से रह सकती हूँ। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। उस जंगल के मिट्ठू महाराज को कुछ दुश्मनों ने कैद किया हुआ था, जिस कारण अब जंगल के पक्षी काफी गरीब थे। सभी पक्षी घोंसले में ही रहते थे। अच्छे समय पर आई हूँ। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा है। बस जल्दी से खेत से जाकर कपास तोड़ लेती हूँ और कपास की रुई से कंबल बना बना कर पक्षियों को बेचूंगी। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती और हुनरमंद चिड़िया थी। वे अपने खेत से काफी सारा कपास तोड़ कर ले आती है और मेहनत से नरम नरम रुइयों से कंबल बना रही थी। कंबल तो बहुत अच्छे और गर्म बन रहे हैं। लगता है कल मेरे बहुत सारे कंबल बिकेंगे। दूसरा दिन आ जाता है। मीनू चिड़िया ठेले पर काफी सारे कंबलें रखकर जंगल में आ जाती है। कंबल ले लो, कंबल ले लो, मोटे मोटे गरम रुइयों वाले कंबल ले लो। 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाता है, पर मीनू चिड़िया के पास तो अभी तक एक पक्षी भी नहीं आया था। गरम गरम मोटे मोटे कंबल ले लो, कंबल ओढ़ो, ठंडी को भगाओ, गरम गरम कंबल ले लो। वे काफी आवाजें लगाती है और काफी इंतजार भी करती है, पर एक भी पक्षी ने उसका कंबल नहीं खरीदा था। न जाने कैसे पक्षी हैं, इतनी ठंडी में घोंसलों में सोते हैं, फिर भी कंबल नहीं खरीदते। आज तो मैं बहुत थक गई और कोई फायदा भी नहीं हुआ। अब कल दूसरे जंगल जाकर मुझे ये कंबल बेचने पड़ेंगे। मीनू चिड़िया उदास होकर सारी कंबलें लेकर अपने घर में आ जाती है। फिर अगले दिन से मीनू चिड़िया दूसरे जंगल जाकर ही अपनी कंबलें बेचती थी और वहाँ उसको काफी मुनाफा भी मिल रहा था। ऐसे ही बिला वजह कल मैं इस जंगल में आवाजें दे देकर थक गई थी। कल भी अगर मैं दूसरे जंगल चली गई होती तो ये जो कंबलें थी ये भी बिक गई होती। न जाने इस जंगल के पक्षी कैसे हैं जो इतनी ज्यादा ठंडी बिना कंबल के बर्दाश्त कर रहे हैं। मीनू चिड़िया को नहीं पता था कि जंगल के पक्षी गरीब होने की वजह से कंबलें नहीं खरीद सकते थे। उनके पास भोजन के लिए पैसे हो जाएं, यही बड़ी बात है। फिर 1 हफ्ता यूं ही गुजर जाता है। मम्मा, मम्मा, ये सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आखिर ये गर्मियों का मौसम कब आएगा? अरे मेरे बेटे, सर्दी तो मुझे भी बहुत लग रही है। ठंड से कांप रही हूँ मैं। आ जाओ, मेरे पैरों में छुप जाओ, तुम्हें ठंडी थोड़ी कम लगेगी। रानी कौवी राजू कौवे को अपने परों में छुपा लेती है। काश मैं भी कोई बड़ा काम कर रहा होता तो आज मेरी पत्नी और मेरा बेटा इस तरह ठंड में कांप नहीं रहे होते। आपकी गलती नहीं है, आप तो बहुत मेहनत करते हो, हमें अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते हो। हमारे ही भाग्य में गरीबी लिखी है, तो अब क्या कर सकते हैं। एक रात मीनू चिड़िया दूसरे जंगल से अपने सारे कंबल बेचकर वापस अपने घर जा रही थी। उसे ठंड भी बहुत लग रही थी, वे कांप रही थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये रात को कौन रो रहा है? मुझे देखना होगा। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, माँ उठो ना। बाबा, कितनी ठंड हो रही है, दादी की तरह मैं भी मर जाऊंगा। ऐसी बातें नहीं करते। ठंड की वजह से मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई, पर मेरे बेटे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये देखकर मीनू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
हाय रे, इतनी गरीबी, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। ठंड की वजह से बेचारी माजी चल बसी। अच्छा, इसका मतलब जंगल के सभी पक्षियों का यही हाल है। सब पक्षी कंबल इसीलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे। मीनू चिड़िया फिर चुपके से और पक्षियों के घोंसलों पर भी जाकर नजर डालती है। तोती, तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये पतली सी चादर तुम ले लो, तुम ओढ़ लो इसे। नहीं नहीं जी, मैं ठीक हूँ। मुझे तो बस अपने अंडों की चिंता है, कहीं मेरे ये अंडे खराब न हो जाएं। उफ, बेचारे तोते का परिवार भी कितना परेशान है। ओढ़ने के लिए इतनी पतली चादर, कहीं तोती के अंडे खराब न हो जाएं। इस तरह मीनू चिड़िया और पक्षियों को भी देखती है। सभी पक्षी रात भर सर्दी में बैठकर कांपते रहते थे। आखिरकार ये सब देखकर मीनू चिड़िया परेशान होकर वापस अपने घर में आ जाती है। यहाँ मैं तो कंबलें बेचकर अच्छे पैसे कमा रही हूँ और मेरे ही जंगल के पक्षी कंबलों को तरस रहे हैं। आखिर ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता लगी? कंबलों की जरूरत तो सबसे पहले मेरे जंगल के पक्षियों को है। बस फिर मीनू चिड़िया कुछ सोचे बिना ही आधी रात को अपने कपास के खेत में जाती है और जल्दी जल्दी काफी सारी कपास तोड़ने लगती है। भले मेरी सारी कपास खत्म हो जाए, मेरा धंधा बन हो जाए, पर मैं बेचारे पक्षियों को मुसीबत में नहीं देख सकती। आखिर सब मेरे पड़ोसी हैं। मीनू चिड़िया फिर काफी सारी कपास तोड़कर अपने घर में ले आती है। मीनू चिड़िया अब पूरी रात मेहनत करके ढेर सारी कंबलें तैयार कर रही थी। आओ आओ पक्षियों, मुफ्त में कंबल ले जाओ। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मुफ्त की कंबलों का सुनकर सारे पक्षी फौरन से कंबलें लेने वहाँ पर आ जाते हैं। देखो पक्षियों, मैंने अपनी कपास की फसल से तुम सबके लिए कंबलें तैयार की हैं। मीनू चिड़िया हर एक परिवार को एक कंबल देती है। इस तरह वे सारे कंबल गरीब पक्षियों में बढ़ जाते हैं। ये तुमने क्या किया मीनू चिड़िया? अभी मैं देख कर आई हूँ, तुम्हारा कपास का पूरा खेत बिल्कुल खाली है। अब तुम कहाँ से कमाओगी? ये क्या किया तुमने? हाँ मीनू चिड़िया, तुमने हम पक्षियों के लिए अपने चलते चलाए व्यापार को बंद क्यों कर दिया? परेशान न हो पक्षियों, मुझे मेरी नेकी का फल जरूर मिलेगा। आप सब कंबल ओढ़कर सोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीनू चिड़िया की इतनी बड़ी नेकी से सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे। फिर आज की रात जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया की कंबलें ओढ़कर सुकून की नींद सोते हैं। दूसरे दिन तो अचानक से मिट्ठू महाराज अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपने महाराज को वापस देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जब से मुझे उन दुष्ट उल्लुओं ने कैद किया, मेरे जंगल के पक्षियों की हालत बहुत बुरी हो गई। न खाने को भोजन है, न रहने के लिए कोई घर। मिट्ठू महाराज, आप परेशान न हो, ये मीनू चिड़िया है। मीनू चिड़िया ने आपके जाने के बाद हमारी बहुत मदद की। मीनू चिड़िया का कपास का खेत था, उसने अपना कपास का खेत खत्म करके हम सब पक्षियों को मुफ्त में कंबल बांटी। सारे पक्षी मीनू चिड़िया की बहुत बहुत तारीफें करते हैं। मैं जैसे ही उन उल्लुओं की कैद से छूटा तो मैंने दूसरे जंगल में पक्षियों तुम सब के लिए कपास का बड़ा खेत खरीद लिया है, ताकि तुम सब पक्षी कंबल और चादर बना सको। पर मीनू चिड़िया, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपना कपास का खेत खत्म करके पक्षियों की इतनी मदद की। वाकई तुम बहुत महान हो। मीनू चिड़िया के शुभ कार्य का उसे बड़ा इनाम मिलता है। मिट्ठू महाराज वे कपास का खेत मीनू चिड़िया के हवाले कर देते हैं और मीनू चिड़िया दोबारा से अपना कंबलों का व्यापार शुरू कर देती है।